मेरा नाम डॉक्टर हम्माद नईम है और मैं IOS एजुकेशन में एज अ बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया जाए जो आपके लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, जिसमें से पहले डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, दूसरे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और तीसरे नंबर पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। पहले नंबर पे जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें सबसे ज़रूरी आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट के बारे में याद रखिए कि पासपोर्ट के पहले 2 सफ़े, पहला वो सफ़ा जिसके ऊपर आपकी पिक्चर होती है और उसके साथ वाला, और उससे अगले 2 सफ़े जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर हैं और उसके साथ वाला, ये 4 सफ़े आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट के तौर पर शो कराने हैं। यहाँ पे एक और ज़रूरी बात याद रखिए कि अगर आपने किसी और मुल्क का ट्रैवल किया है तो और किसी किस्म की कोई स्टैंप आपके पासपोर्ट के ऊपर लगी हुई है तो उसको भी आप स्कैन फॉर्म में एम्बेसी के अंदर सबमिट कराते हैं। दूसरे नंबर पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपका ID कार्ड आता है। जो पाकिस्तान के नेशनल हैं वो पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम NIC कहते हैं, वो उनको स्कैन करके सबमिट कराना होता है। तीसरे नंबर पे जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर आपके फादर का CNIC या आपके स्पॉन्सर का CNIC वो रिक्वायर्ड है। दूसरे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें आपकी इंटरमीडिएट, मैट्रिक और इसके अलावा जो भी आपके पास एजुकेशनल डिग्री मौजूद है वो स्कैन फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है। तीसरे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आपके फाइनेंशियल स्पॉन्सर का तमाम, अगर वो बिज़नेस है तो बिज़नेस की डिटेल, अगर उनकी कोई ज़मीन है, चाहे वो ज़री ज़मीन है या दूसरी ज़मीन है, कोई कमर्शियल लैंड है, या इसके अलावा उनके नाम पे कोई मकान, दुकान, कोई जायदाद, किसी भी किस्म की कोई ऐसी जायदाद की शक्ल में कोई चीज़ मौजूद है तो उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट उर्दू के अंदर मौजूद होगा उसको आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके प्रेजेंट करना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके हेल्थ से रेलिवेंट हो सकते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर आपका पोलियो कार्ड रिक्वायर्ड होगा। अब पोलियो कार्ड पाकिस्तान के अंदर किसी भी सरकारी इदारे से, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से 2 कतरे पोलियो के पी के आप इसको बनवा सकते हैं। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसकी सर्विस ऑनलाइन भी कर दी है, आप ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए भी इसका हसूल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोविड का कार्ड रिक्वायर्ड है। कोविड वैक्सीनेशन के बारे में याद रखिएगा कि कोविड वैक्सीनेशन की फुली डोज आपको लगी हो, और अगर कोई बूस्टर डोज है तो वो भी आपको लगी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको FRC रिक्वायर्ड है। ये बेसिकली उस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का ही एक हिस्सा है। FRC का मतलब है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपको नादरा इशू करता है। जिस तरह आपका बे फॉर्म होता है इसी तरह की ये एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें आपके फैमिली के, आपके घर के तमाम अफराद की तस्वीर साथ लगी होती है और साथ उनके नाम और उनके ID कार्ड नंबर्स और उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह की तमाम डिटेल मौजूद होती है। इसके अलावा कुछ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड है, जैसे मिसाल के तौर पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अपने घर के करीब किसी भी पुलिस स्टेशन से बनवा सकते हैं, जिसका मकसद ये है कि आपको पुलिस ये वेरीफाई कर दे कि आपके नाम पर किसी भी किस्म की कोई FIR दर्ज नहीं है। इसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाते हैं तो आपको ओवरसीज़ मेडिकल हेल्थ कवर की ज़रूरत होती है, जिसको हम इंश्योरेंस का नाम लेते हैं। तो इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट जो आपने परचेज़ की है वो भी आपको रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह अगर आप किसी एजेंट के ज़रिए अपना केस प्रोसेस करवा रहे हैं और वो एजेंट आपका अपने पोर्टल के ज़रिए केस फॉरवर्ड कर रहा है तो आपको एक एजेंट की ऑथराइजेशन का फॉर्म भी रिक्वायर्ड है, जिसको 956A फॉर्म कहा जाता है। तो वो भी आपको सिग्नेचर करके अपने एजेंट को जमा करवाना है।
इसके अलावा आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिक्वायर्ड है, जिसका मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अंदर वीज़ा ऑफिसर को आप ये बता सकें कि आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का मकसद क्या है। और ये जीटीई फाइल का एक पार्ट होती है, एक हिस्सा होती है। और याद रखिए कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है कि ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टूडेंट खुद लिखे और उसके अंदर चंद सवालात के जवाब देगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के हवाले से मेरी डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ साथ आपको ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अंदर अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। यहाँ पे जो अहम बात है वो याद रखिए कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एम्बेसी की एज सच फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सवाए बैंक स्टेटमेंट की और नहीं होती। लेकिन जब आप बैंक स्टेटमेंट अपनी अटैच करते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये भी बताना पड़ता है कि जो फंड्स आपके पास आ रहे हैं ये वो कहाँ से आ रहे हैं। और बैंक स्टेटमेंट का सिंपल क्राइटेरिया आपको बताता चलूँ कि आपकी 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल के लिविंग एक्सपेंस जो कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक $21,400 हैं, और उसके अलावा आपको अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो पाकिस्तान से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ट्रैवलिंग कॉस्ट जो आपको रिक्वायर्ड है ये आपने एज अ बैंक स्टेटमेंट शो करानी है। अब बाज़ एजेंट्स ऐसे हैं जिनसे जब पूछा जाता है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है तो वो सरसरी सा बता देते हैं जी 40 लाख कर लें या 50 या 60 लाख रुपया कर लें। तो इसका फार्मूला याद रखें, ये डिपेंड कर रहा है कि आपका कॉलेज कौन सा है या आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उसकी 1 साल की ट्यूशन फीस और उस ट्यूशन फीस में से जो अमाउंट आप पाकिस्तान में सबमिट करवा देते हैं एज अ इनिशियल डिपॉजिट उसको माइनस कर लें। बाकी जो अमाउंट आपके पास बची है वो 1 साल का लिविंग एक्सपेंस जो कि मैंने बताया $21,400 और उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये तीनों चीज़ों को मर्ज करके जितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर बने उनको पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करें और अप्रॉक्सीमेट उतनी स्टेटमेंट 2-3-4 लाख ऊपर नीचे करके आपको रिक्वायर्ड है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 के लिए। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से याद रखिए कि चूंकि आप ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के अंदर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट नहीं करवाते, उनको स्कैन करके आप उनको सेंड करते हैं, इसलिए वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके नोटराइज होने चाहिए, मतलब नोटरी पब्लिक से उसको अटेस्टेशन करवानी आपके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ लोग गोल्डन नोटरी करवा लेते हैं, कुछ लोग सादी नोटरी करवा लेते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में भी जो आपकी मैट्रिक यानी कि ईयर 10 और इंटरमीडिएट यानी कि ईयर 12 ये आईबीसी से अटेस्टेशन करवानी लाजिम नहीं है। ये अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, अदरवाइज इसके बगैर भी ये पॉसिबल है। लेकिन जो आपकी हायर एजुकेशन की डिग्री है, चाहे वो बैचलर्स है या मास्टर्स है, उसको आपको एचईसी से यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन से लाजमी अटेस्ट करवाना है। जीटीई डॉक्यूमेंट्स यानी कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस डॉक्यूमेंट्स, इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और दूसरे हिस्से में आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिक्वायर्ड होती है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आपके स्पॉन्सर का तमाम बिजनेस डिटेल्स, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो का नौकरी करते हैं तो उनकी जॉब की सैलरी स्लिप्स हो सकती हैं, अगर वो कोई ज़री ज़मीन के ऊपर काम करते हैं तो उसकी डिटेल हो सकती है, ये रिक्वायर्ड है। इसमें कोई करीब के अंदर आपने कोई ज़मीन, मकान या जायदाद सेल की है तो उसकी सेल डीड भी एज अ प्रूफ लगाई जा सकती है, जिससे आपकी इनकम शो हो सकती है। या आपने कोई चीज़ लीज़ पे दी हुई है या आपने कोई चीज़ रेंट पे दी हुई है तो उनके रेंट एग्रीमेंट्स और लीज़ एग्रीमेंट भी साथ अटैच कर सकते हैं। आपके नाम पे या आपके बहन भाई में से किसी के नाम पे या आपके वालिदैन में से किसी के नाम पे या आपके दादा, ये 4 कैटेगरीज के लोग आपके फाइनेंशियल स्पॉन्सर हो सकते हैं। उनके नाम पे कोई भी ज़मीन, जायदाद, मकान, दुकान, कोई भी चीज़, कमर्शियल बिल्डिंग, कोई चीज़ ऐसी जिससे इनकम जनरेट हो सकती है, आपका कोई कारोबार हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आपने साथ अटैच करनी है और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही ऐड होंगे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट जीटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आपकी जीटी डॉक्यूमेंट का पार्ट है वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जिसके बारे में पहले जिक्र हो चुका है। याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन ऑफिस
एक गरीब बच्चे को भी पढ़ने का उतना ही हक देता है जितना कि वो एक अमीर बच्चे को देता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी किस्म के झूठे और फेक डॉक्यूमेंट लगा के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा इंक्रीज़ या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। ये आपके लिए भी नुकसानदेह है, आपके फ्यूचर के लिए भी नुकसानदेह है और इसके अलावा आपके मुल्क का बहुत ही बुरा असर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के ऊपर पड़ता है। iWise एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में स्टूडेंट वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप में से भी कोई ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूरोप में स्टडी के पर्पस से जाना चाहता है तो आप हमारी वेबसाइट www.iwiseeducation.com या हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।